हेलो दोस्तों, ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो टॉपिक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक जिसको कैग CAG कैग भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में व्यवस्था की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो चर्चा है वो आर्टिकल 148 में किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सरकार की, ये भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। ये देश की लोक व्यवस्था का संरक्षक होता है। ये देश की लोक वित्त का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ये शपथ प्रेसिडेंट के समक्ष लेते हैं। ये शपथ के संदर्भ में देश के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे। ये शपथ में लेते हैं। दूसरा, ये अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करेंगे। ये शपथ में लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से कौन हटाता है? तो इनको पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है और उस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाता है, लेकिन उस प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया से। इसके लिए प्रावधान संविधान में किया गया है महाभियोग, जिसमें संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 2/3 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया पारित करके उनको हटाया जाता है, और इसी प्रक्रिया से इनको पद से हटाया जाता है। अब महालेखा परीक्षक के जो वेतन होते हैं, इनको जो वेतन दिया जाता है, तो वेतन इनको वही मिलेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है वही इनको वेतन मिलेगा। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन वर्तमान में कितना है, तो 2,50,000 2,15,000। उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,50,000, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की यदि बात हो तो उनका वेतन जो है 2,80,000 है। 2,80,000। आगे देखते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कार्य और शक्तियां हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक हमने पहले ही पढ़ा है, यह भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है या लोक वित्त का संरक्षक होता है। तो इनके जो कार्य होते हैं, पहला पॉइंट है कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से व्यय, राज्य की संचित निधि से व्यय, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, जहां विधानसभा हो वहां के व्यय, इनकी यानी भारत की संचित निधि से जो व्यय किया जाएगा उनकी जांच करना, राज्य की जो संचित निधि से व्यय किया जाएगा उनकी जांच करना, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो और उनसे जो व्यय किया जाता है उनकी जांच करना। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो व्यय होता है, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य व्यय जो होता है उनकी जांच करता है। इसके अतिरिक्त वह सरकारी प्रतिष्ठान, वह सरकारी संस्था जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के अनुदान या सहायता के माध्यम से संचालित होता हो। भारत सरकार यानी देश एवं राज्य के सहायता अनुदान से जो संचालित होता है, सहायता अनुदान से जो संचालित होता है उस व्यय की जांच करना। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनसे निवेदन करें कि कोई ऐसी व्यय जिनकी जांच करना, तो उस व्यय की भी यह जांच कर सकता है। जैसे कि स्थानीय निकाय यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति यदि केग से निवेदन करे
कि इन संस्था की जांच करना है, इन संस्था से संबंधित जो व्यय है उनकी जांच करना है, तो वो जांच भी कैग के द्वारा किया जाता है। अब सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी भी जांच कैग के द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनी से जो जुड़े व्यय होते हैं उनकी भी जांच इनके द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त निजी जो कंपनी होती है, निजी कंपनी, निजी कंपनी, निजी कंपनी, निजी कंपनी की जाए, निजी कंपनी से जो संबंधित व्यय होते हैं वो कैग के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके लिए अलग से निजी पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है और वह उसकी जांच करता है और वो अपने जांच की रिपोर्ट कंपनी को सौंपता है। इसके अलावा वो संसद में भी रखता है। आगे देखते हैं कि कैग जो संचित निधि से व्यय, राज्य की संचित निधि से ये जो व्यय की जांच करती है, इनका रिपोर्ट वो किनको सौंपता है? तो रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। यदि संघ से संबंधित व्यय का मुद्दा हो तो राष्ट्रपति को, यदि राज्य से संबंधित व्यय का मुद्दा हो तो राज्यपाल को, राज्यपाल को सौंपेंगे। और राष्ट्रपति का काम है कि इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखना, दोनों सदनों में रखना, दोनों सदनों में रखना, सदनों में रखना। अब राष्ट्रपति जब इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं तो संसद क्या करती है? इनकी जांच के लिए, यानी कैग की रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति बनाती है। उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति जब इन रिपोर्ट की जांच करती है तो जांच करने के बाद वो अपना रिपोर्ट, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है, संसद के समक्ष रखता है, संसद के समक्ष रखता है। लेकिन जब ये कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है तो राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह उस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में रखना। इसके अलावा आगे देखते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है। ये कैग संसद का एजेंट होता है। यह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, क्योंकि इनको जो पद से हटाया जाता है वो महाभियोग प्रक्रिया जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पे लगता है उस प्रक्रिया से हटाया जाता है। इसलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। ये संसद का एजेंट होता है, ये संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। अब इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे सीमाएं हम देखेंगे कि सीमाएं क्या है। सीमाएं, इनको कार्रवाई का अधिकार नहीं है, जांच तो करता है लेकिन कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इनकी जो अनुशंसाएं होती है, इनकी जो सिफारिश होती है, इनके जो रिपोर्ट होते हैं वह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ये इनकी सीमाएं हैं।
ये स्वतंत्र रूप से कार्य जरूर करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सरकार का इस पे कोई दबाव नहीं होता है, सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। इनको जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है, वेतन जो मिलता है वो भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से मिलता है। जब ये पद से सेवा मुक्त हो जाता है तो उस स्थिति में इनके वेतन भत्ते पेंशन में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सरकारी जो कंपनियां होती है उनकी जांच करता है। जैसे सरकारी कंपनियों के संदर्भ में हम कुछ तथ्य को देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% हो, यानी सरकारी उपक्रम हो, उनकी व्यय की जांच ये करता है। यदि निजी कंपनी की बात की जाए तो निजी कंपनी में जैसे निजी कंपनी में हम देखते हैं कि जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसके अतिरिक्त एलआईसी, ईटीसी, इनकी भी जांच निजी पेशेवर अंकेक्षक एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, अंकेक्षक जिसका मतलब होता है जांचकर्ता, यानी व्यय की जांच करता। अब इनसे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनको देखते हैं। आर्टिकल है 148 जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है हमारे संविधान में। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 151, 151। इसमें इनकी शक्ति और इनकी कार्य और शक्ति का वर्णन है, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है 151 में। तो दोस्तों आज हमने नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके देख लिया हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।